हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ एडवांस्ड बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3। तो ये वीडियो बी फार्म, डी फार्म एंड एम फार्म वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर हम एम फार्म की बात करें तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 है हमारे एडवांस्ड बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स सब्जेक्ट का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोकाइनेटिक्स से। तो फार्माकोकाइनेटिक एक ऐसी ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी ने किस तरीके से ड्रग के साथ इंटरैक्ट किया और थेराप्यूटिक इफेक्ट दिया जब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करा उसके बाद। और ये एक्सप्लेन करती है फार्माकोकाइनेटिक कि किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी में किस तरीके से मूव करता है ड्रग, और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक कैसे पहुंचता है, और फिर मेटाबोलाइज कैसे होता है, एंड फाइनली जब ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट शो हो जाता है उसके बाद वो किस तरीके से बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम कॉमनली डिस्क्राइब करते हैं 4 मेजर प्रोसेसेस को जिनको बोला जाता है एडीएमई। अब ये एडीएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फॉर होता है एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन। इन सभी को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो फार्माकोकाइनेटिक हेल्प करता है साइंटिस्ट और फार्मासिस्ट को समझने में कि किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में एंटर होती है और कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हम दे रहे हैं, हाउ मच ड्रग शुड बी गिवन, यानी कि ये समझने में मदद करते हैं साइंटिस्ट को कि कितनी ड्रग देनी है पेशेंट को और कैसे देनी है, किस तरीके से एडमिनिस्टर करनी है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ ही ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट मैक्सिमम किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है और बिना टॉक्सिसिटी करें, ये सभी समझना पड़ता है फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में। तो ये फार्माकोकाइनेटिक स्टडी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट ड्रग्स जो है डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है ह्यूमन बॉडी में। उन वो डिपेंड करता है उनके केमिकल नेचर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज, पेशेंट कंडीशन, एज, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन और भी दूसरे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से ड्रग जो है कैसा एक्शन शो करेगी हमारी बॉडी में। तो इसी की स्टडी को फार्माकोकाइनेटिक कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं बेसिक कंसीडरेशंस इन फार्माकोकाइनेटिक। बेसिक कंसीडरेशन का मतलब होता है ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और प्रिंसिपल्स जो कि समझने में मदद करते हैं हमें कि किस तरीके से ड्रग का मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में। और ये जो कंसीडरेशंस हैं वो फाउंडेशन बनाती है फार्माकोकाइनेटिक कैलकुलेशन और मॉडल्स का। अब हम पढ़ते हैं ड्रग अब्जॉर्प्शन क्या होता है। ड्रग अब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ड्रग मूव करती है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जहाँ पे हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करा वो उसका क्या हो जाएगा, साइट ऑफ एक्शन, और वो उसको कहाँ पहुँचना है, ब्लड स्ट्रीम यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुँचना है। तो जब वो हमने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे ड्रग को दिया और वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंच गई तो उस पूरी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, ड्रग अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और कितने अमाउंट या फिर कितने रेट से वो ड्रग एब्जॉर्ब हुई, किस एक्सटेंट से एब्जॉर्ब हुई, वो डिटरमाइन करता है कि कितनी जल्दी और कितने अमाउंट में ड्रग ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच रही है। अगर हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को तो अब्जॉर्प्शन मेनली किसके थ्रू होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी जो हमारी जीआई ट्रैक्ट है वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का। और जो ड्रग है वो बॉडी फ्लूइड के साथ डिजोल्व हो जाती है और हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि स्टमक मेम्ब्रेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू क्रॉस होती है और कहाँ पहुँचती है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाती है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टमक का पीएच क्या है, वो ड्रग डिग्रेड तो नहीं हो रही है स्टमक में जा कर के, फूड इनटेक यानी कि हमारा स्टमक फिल्ड है फूड से या फील्ड नहीं है। इसी कारण से ऐसा बोला जाता है, बहुत सारी जब हम दवा खाते हैं, टैबलेट्स वगैरह खाते हैं तो बोला जाता है कि इसको खाली पेट लेनी है, इसको भरे पेट लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन है वो फूड इनटेक पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई सी जो दवा है उसको अगर हमें खाली पेट बोला गया है
इसका मतलब ये होता है कि उसको आपको मतलब उस ड्रग को अब्जॉर्ब होने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, खाली पेट होना चाहिए, जिसके कारण वो जल्दी से आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो हमारी एसिडिटी की जो टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ठीक है, जो एसिडिटी हार्टबर्न पे जो एक्ट करती है उनको यूजुअली खाली पेट देने का बोलते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि फूड इनटेक पे वो डिपेंड करता है उसका एब्जॉर्प्शन, ना साथ ही ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करता है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे जितना अच्छा होगा इंटेस्टाइन की वॉल्स के पास में, उतना ही ज़्यादा बेटर अब्जॉर्प्शन हो पाएगा और ड्रग जितनी अच्छी सॉल्यूबल होगी, यानी कि पूरी तरीके से हमारे जो कंटेंट है, जो स्टमक में फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, उसमें जितने अच्छे से डिसॉल्व होगी, सॉल्यूबल होगी, उतना ही बेटर उसका अब्जॉर्प्शन होगा। पार्टिकल साइज, अब पार्टिकल साइज भी अफेक्ट करता है, जितना छोटा पार्टिकल होगा वो इतनी ही जल्दी सॉल्यूबल हो पाएगा और जितना जल्दी सॉल्यूबल हो पाएगा उतना ही आसानी से वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। और डोसेज फॉर्म पे भी वो डिपेंड करता है, जैसे कि टैबलेट्स ही बहुत सारे टाइप्स की आती है, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स आती है, कंट्रोल रिलीज आती है। तो ये जो सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज है, इसमें इस टाइप के पॉलीमर्स का यूज़ किया जाता है कि वो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करती है बॉडी में, ठीक है। तो वो डोसेज फॉर्म पे भी डिपेंड करता है ड्रग का अब्जॉर्प्शन। नाउ ड्रग एडमिनिस्टर जब हम करते हैं इंट्रावेनस रूट से, यानी कि जो इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग एडमिनिस्टर होती है बॉडी में, उसमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्टली हम कहाँ दे रहे हैं, ब्लड को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दे रहे हैं। Therefore, intravenous administration provides 100% bioavailability. इसी कारण से ऐसा बोला जाता है कि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन 100% बायो अवेलेबिलिटी अचीव हो सकती है इससे। अब इसका मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि ज़्यादा जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो बोलते हैं कि इंजेक्शन लगवा लो, जल्दी आराम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंजेक्शन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंचा देता है ड्रग को, वहाँ पे अब्जॉर्प्शन की नीड नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे पहुंच जाता है। तो इसी को बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी। प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें बायो अवेलेबिलिटी की, तो उसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। और अल्टीमेटली हमको ड्रग को सिस्टेमिक सर्कुलेशन पर ही पहुंचाना रहता है, क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू वो पूरी बॉडी में ड्रग को हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो ये हो गया हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ड्रग को मतलब ड्रग स्प्रेड होती है ब्लड स्ट्रीम से दूसरे टिश्यूज तक, या फिर दूसरे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में है, जो टारगेट ऑर्गन पे हमको जहाँ पे ड्रग को पहुँचाना है वो पहुँच जाती है। तो उस प्रोसेस को ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो जब ड्रग ब्लड में एंटर हो जाती है तो ड्रग कहाँ रहती है, प्लाज्मा में रहती है, या फिर वो टिश्यूज या ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, जैसे कि लिवर्स, किडनी, मसल्स, फैट एंड ब्रेन, इन सभी तक ये ड्रग पहुंच जाती है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि ब्लड फ्लो टू टिश्यूज, यानी कि ब्लड फ्लो कैसा है टिश्यूज के आसपास, है ना। देन परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, तो ये मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है ड्रग को पास होने के लिए। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग प्लाज्मा से तो नहीं सॉरी प्रोटीन से तो नहीं बाइंड कर रही है। लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी मैं भी आपको बताऊंगी। फिर टिश्यू एफिनिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि टिश्यू के साथ कितना अच्छा वो ड्रग इंटरेक्ट कर रही है। अब लिपिड सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, अगर कोई सी ड्रग बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, जो कि लिपिड में आसानी से सॉल्युबल हो पाती है, तो वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टिश्यूज़ में। पर अगर कोई सी ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो वो प्लाज्मा में ही रहती है, या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, तो वो वहीं पे रहती है, ठीक है। और तो ये बात हो गई हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की। अब है ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म एक बायोकेमिकल कन्वर्जन होता है ड्रग का दूसरे केमिकल फॉर्म में जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, स्पेशली लिवर में। लिवर में क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होता है।
मेटाबॉलिज्म है क्या? तो मेटाबॉलिज्म में जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स में, ताकि वो इजीली अब्जॉर्ब हो पाए, मेटाबोलाइज हो पाए। और या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई सी भी ड्रग का कन्वर्जन हो रहा है एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में या फिर इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में, तो इसी को ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म में जो है इजीली ड्रग क्या हो जाती है, एक बार अगर ड्रग मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो वो आसानी से यूरिन, बाइल, इन सब के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है, बॉडी से रिमूव हो जाती है। इसी कारण से ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये ड्रग मेटाबॉलिज्म को समझाऊं, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी ड्रग को केमिकली मॉडिफाई करती है ताकि उससे इजीली एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी उस ड्रग को प्रोसेस करके एक उसका उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। इस प्रोसेस को ही ड्रग मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और ड्रग मेटाबॉलिज्म को का एक और नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग कन्वर्ट्स अ ड्रग इनटू मोर वाटर soluble compounds so that it can be easily excreted थ्रू बाइल। ठीक है, थ्रू बाइल और यूरिन। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्रग मेटाबॉलिज्म की जो मेन साइट है वो लिवर है, इसलिए लिवर को मेटाबॉलिज्म का मेजर ऑर्गन माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन में भी कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म की नीड क्यों है? तो बहुत सी ड्रग्स जो है लिपिड सॉल्युबल होती है, यानी कि वो फैट में आसानी से सॉल्युबल होती है। तो अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल रहेगी तो किडनी उसे इजीली यूरिन के थ्रू रिमूव नहीं कर पाएगी, इसीलिए बॉडी ड्रग को कन्वर्ट करती है और उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है, वो इजीली यूरिन या फिर बाइल के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रग का एलिमिनेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो वो बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। अब इसके ड्रग मेटाबॉलिज्म के कुछ फेजेस हैं, 2 फेजेस होते हैं। सबसे पहला है फेज 1 रिएक्शन, दूसरा है फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में ड्रग के स्ट्रक्चर में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शंस होती है वो कौन कौन सी है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती है। जैसे एग्जांपल हम बात करें कोडीन का, तो कोडीन कन्वर्ट हो जाती है मॉर्फिन में इसमें। ठीक है, थ्रू यही सारी प्रोसेसेस उसमें होती है और उसमें मॉर्फिन में इसका कन्वर्जन हो जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म होता है। अब दूसरा है फेज 2 रिएक्शन। ड्रग या फेज 1 मेटाबोलाइट के साथ कोई एंडोजीनियस सब्सटेंस अटैच होता है और इसी को बोला जाता है कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, इन विच ड्रग कंबाइंस विद अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ड्रग कंबाइन होती है। और जैसे कि मॉलिक्यूल कौन कौन से, जैसे ग्लूक्यूरोनिक एसिड, सल्फेट्स एंड ग्लाइसिन्स, और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है जिससे कि वो आसानी से एलिमिनेट हो पाए। ठीक है, सो ड्रग ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाती है और इजीली एक्सक्रीट हो जाती है। सो ये बात हो गई हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म की। अब हम पढ़ते हैं ड्रग एक्सक्रीशन। मतलब है कि बॉडी से ड्रग को कम्प्लीटली रिमूव करना। जब हम मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी उस ड्रग को पहले मेटाबोलाइज करती है, यानी कि ब्रेक डाउन करती है, और फिर उसे बॉडी के बाहर निकाल देती है। इज द रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। और किडनी जो है मेजर ऑर्गन होता है जो कि एक्सक्रीशन करवाता है, और ड्रग यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के थ्रू मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सो ड्रग में ऑल्सो भी एक्सक्रीटेड, दूसरे रूट से भी ड्रग एक्सक्रीट हो सकती है, जैसे बाइल के थ्रू, स्वेट के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, टीयर्स, फीसेस एंड लंग्स के थ्रू भी ड्रग एक्सक्रीट हो सकती है। जो रेट है एक्सक्रीशन का वो अफेक्ट करता है ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन को। अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है
उसके कारण क्या होगा, ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी, बहुत सारी ड्रग एक जगह इकट्ठी हो जाएगी बॉडी में, और उसके कारण क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, सो ड्रग का एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और डिफरेंट डिफरेंट रूट ऑफ हमने एलिमिनेशन देखे, जैसे कि बाइल, स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, फीसेस एंड लंग्स, इन सब के थ्रू ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो आपने पैरासीटामोल टैबलेट ली, फॉर एग्जाम्पल आपने पैरासीटामोल टैबलेट ली, तो वो जब आपकी बॉडी में अंदर जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें से ड्रग रिलीज होगी, फिर ड्रग का अब्जॉर्प्शन होगा, अब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी, एंड और वो ब्लड में एंटर हो जाएगी। ठीक है, ब्लड में अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसका ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो पहुंचेगी लिवर तक। लिवर में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा और वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब किडनी ने यूरिन के थ्रू ब्लड से और किडनी में पहुंचेगी वो, और यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। तो इसी पूरी प्रोसेस को ही फार्माकोकाइनेटिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि ड्रग का रिमूवल होना। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन इज इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। ठीक है, तो मेटाबोलाइज भी हो रही है ड्रग और एक्सक्रीट भी हो रही है, तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन बॉडी में ड्रग कंसंट्रेशन को कम करता है, और एलिमिनेशन रेट ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जान लिया हमने कि एलिमिनेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ड्रग को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी में बाय मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये बात हो गई एलिमिनेशन की। अब हम पढ़ते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, यानी कि कितना परसेंट ड्रग का जो हमने एडमिनिस्टर किया है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रहा है अनचेंज्ड फॉर्म में। ठीक है, जैसी वो पहले थी ड्रग वैसी ही बाद में भी रहनी चाहिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद भी। तो कितना अमाउंट ऑफ ड्रग पहुंच रही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, उसी को ही बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है। जैसे फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हैं वेन्स में ब्लड को, तो उसमें बायो अवेलेबिलिटी 100% आती है, तो एफ की वैल्यू 1 या फिर 100% होती है। अगर हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ओरली खाते हैं हमारे माउथ से ड्रग को, तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, पूरी तरीके से ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, और उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि ड्रग लिवर में जाती है और मेटाबोलाइज हो जाती है, और उसका कंसंट्रेशन ड्रग का कम हो जाता है, इसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग ऐसा टाइम होता है जिसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो ड्रग का है वो हाफ हो जाता है, मतलब प्लाज्मा में जो टोटल कंसंट्रेशन होना चाहिए था उसका हाफ ही कंसंट्रेशन रहता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो इसी को ही टी हाफ कहा जाता है, यानी कि हाफ लाइफ। इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब यहाँ पे के क्या होता है, के होता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक बॉडी में रहेगी और उसका ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और इस कारण से बार बार हमको डोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक वो बॉडी में रहेगी, क्योंकि उसका हाफ लाइफ क्या है, ज़्यादा है। इसी को हाफ लाइफ कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा from which the body is completely removed per unit time। तो देखो जब ड्रग पहुंच जाती है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, तो क्लियरेंस बताता है कि बॉडी एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी वॉल्यूम ब्लड से ड्रग को कम्प्लीटली रिमूव करती है। ठीक है, ब्लड में जो ड्रग है उसको कम्प्लीटली रिमूव करती है कितनी वॉल्यूम में, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ ड्रग कम्प्लीटली रिमूव हुआ है
ब्लड या फिर प्लाज्मा से, उसी को क्लियरेंस कहा जाता है। सो क्लियरेंस इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच अ ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड पर यूनिट टाइम। यही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है क्लियरेंस का, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जैसे एक इजी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए कि ब्लड में ड्रग प्रेजेंट है। अगर किडनी और लिवर मिल करके 1 मिनट में 100 ml प्लाज्मा से ड्रग को रिमूव कर देती है, तो ड्रग क्लियरेंस कितना हो जाएगा? 100 ml पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रग क्लियरेंस कितना हुआ? 100 ml पर मिनट। ध्यान रहे कि ड्रग बॉडी से पूरी तरह एलिमिनेट हो सकती है या मेटाबोलाइज हो सकती है, और क्लियरेंस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है कि ड्रग की एक्चुअल क्वांटिटी को नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लियरेंस जो है सिर्फ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ड्रग की एक्चुअल क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे CL का मतलब क्या होता है? क्लियरेंस, और रेट ऑफ एलिमिनेशन मतलब ड्रग कितनी स्पीड से रिमूव हो रही है, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब कि ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है। इसी को ही क्लियरेंस कहा जाता है, यानी क्लियरेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लियरेंस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? रीनल क्लियरेंस। रीनल क्लियरेंस। अब रीनल का क्या मतलब होता है? रीनल मतलब कि किडनी के थ्रू ड्रग का रिमूवल हो रहा है, इसी कारण से उसको रीनल क्लियरेंस बोला। नेक्स्ट होता है हेपेटिक क्लियरेंस। हेपेटिक क्लियरेंस में क्या होता है? हेपेटिक से आप क्या समझते हैं? हेपेटिक मतलब होता है लिवर। तो लिवर के थ्रू ड्रग मेटाबोलाइज या रिमूव हो रही है, इसको हेपेटिक क्लियरेंस बोलेंगे। और एक होता है टोटल बॉडी क्लियरेंस। टोटल बॉडी क्लियरेंस, तो टोटल बॉडी क्लियरेंस मतलब कि बॉडी के सभी एलिमिनेटिंग ऑर्गन का कंबाइंड इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है क्लियरेंस की? कि ड्रग डोसिंग डिसाइड करने में हेल्प मिलती है, और ड्रग और लिवर फंक्शन एक्सेस करने में यूजफुल है। ड्रग की हाफ लाइफ और एलिमिनेशन को इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल अगर हम बोलें तो क्लियरेंस इज द मेजर ऑफ बॉडीज एफिशिएंसी इन एलिमिनेटिंग अ ड्रग एंड इज expressed as volume per unit time such as ml per minute और लीटर पर मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लियरेंस को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग हमको चाहिए जितनी की वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑब्जर्व्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको शॉर्ट में VD कहा जाता है, एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो बताता है कि ड्रग ब्लड से बॉडी के टिश्यूज में कितने एक्सटेंट तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है। सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो अपेरेंट वॉल्यूम है जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मान ली जाती है ताकि ऑब्जर्व्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन किया जा सके। तो मान लीजिए आपने एक ड्रग ली, अगर ड्रग ज़्यादातर ब्लड में ही रहे, अगर ज़्यादातर ब्लड में ही रहे तो VD कम होगा। अगर ड्रग ब्लड से निकलकर टिश्यूज और ऑर्गन्स में चली गई है तो VD ज़्यादा होगा। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लो VD है, तो ड्रग मेनली ब्लड या प्लाज्मा में प्रेजेंट है और टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूशन कम है। और अगर हाई वॉल्यूम ऑफ VD है तो ड्रग एक्सटेंसिवली टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन कम है। सो VD का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हाई वॉल्यूम ऑफ VD है वो इंडिकेट करता है कि एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टिश्यूज में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर बॉडी में हमने 500 mg ड्रग है बॉडी में एडमिनिस्टर की है और उसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 10 mg पर लीटर है, सो VD कितना होगा? तो डिवाइड कर लेते हैं 500 डिवाइडेड बाय 10।
10 mg पर लीटर था। सो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 लीटर्स। तो इसका मतलब है कि ब्लड बॉडी के टिश्यूज में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वीडी को, जैसे कि लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग एंड ब्लड फ्लो टू टिश्यूज। ये सारे ही फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वॉल्यूम ऑफ वीडी को समझाने वाली हूँ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स वो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, यानी कि ADME कैसे होता है। ठीक है, इसी की स्टडी को फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स कहा जाता है। तो इन मॉडल्स की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं ड्रग ब्लड में कितनी देर रहेगी, ड्रग का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होगा और डोज और डोजिंग इंटरवल क्या होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के। तो चलिए रीड कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स आर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डिस्क्राइब या फिर प्रिडिक्ट करने में कि किस तरीके से हमारी ड्रग मूव कर रही है बॉडी के अंदर। ये मॉडल्स सिंप्लीफाई कर देते हैं कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम को। जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, पूरी बॉडी है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, तो उसको सिंप्लीफाई करता है ये और कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है बॉडी को, और फिर वो समझने में मदद करते हैं कि ड्रग किस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब फार्माकोकाइनेटिक मॉडल साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने में कि ड्रग का कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर कितना है और किस टाइम पर कितना कंसंट्रेशन है, वो हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने में और समझने में मदद करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ठीक है, यानी कि ADME। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स। 3 टाइप के फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है कंपार्टमेंट मॉडल, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल मॉडल एंड द थर्ड वन इज नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल। द कंपार्टमेंट मॉडल्स इज मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमनली जो यूज़ किया जाने वाला मॉडल है वो है कंपार्टमेंट मॉडल, जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स में मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या मेथड ऑफ एनालिसिस होता है फार्माकोकाइनेटिक डाटा के लिए। ठीक है, सो फार्माकोकाइनेटिक डाटा का क्या मेथड होता है एनालिसिस करने का। तो एक होती है मॉडल अप्रोच, एक होती है मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। मॉडल अप्रोच में 2 टाइप्स के मॉडल आते हैं। सबसे पहला है कंपार्टमेंट मॉडल या फिर कंपार्टमेंटल मॉडल एंड द सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल मॉडल। कंपार्टमेंटल मॉडल में 2 टाइप्स के मॉडल आते हैं। पहला है मेमिलरी मॉडल एंड द नेक्स्ट इज कैटेनरी मॉडल। और फिजियोलॉजिकल में आते हैं परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल एंड डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल। एंड इंडिपेंडेंट मॉडल अप्रोच में कौन से आते हैं, नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस या फिर नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल्स आते हैं। तो जो कंपार्टमेंटल मॉडल्स है उसमें जो 2 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मेमिलरी। तो मेमिलरी मॉडल में क्या होता है, जब कंपार्टमेंट्स पैरेलल में अटैच्ड हो, जैसे कि इस तरीके से एक कंपार्टमेंट ये, एक कंपार्टमेंट ये, एक कंपार्टमेंट ये, तो जब यहाँ पर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ड्रग का मूवमेंट जब इस तरीके से पैरेलली होता है, जिसमें एक जो होता है सेंट्रल होता है, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट कहलाता है, CC जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और ये जो दोनों हैं ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट कहलाते हैं। तो जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें इस तरीके से पैरेलल अटैच्ड होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं कंपार्टमेंट्स, उसको बोला जाता है मेमिलरी मॉडल। और कैटेनरी में क्या होता है, जब कंपार्टमेंट्स इस तरीके से सीरीज में अटैच्ड होते हैं और इस तरीके से ड्रग का मूवमेंट होता है, तो इसको बोला जाता है कैटेनरी मॉडल। आई होप मेमिलरी और कैटेनरी में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कंपार्टमेंट मॉडलिंग को। तो कंपार्टमेंट मॉडलिंग जो है मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें है बॉडी को पूरा एक कंपार्टमेंट माना जाता है जिसमें ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो इस मॉडल में बॉडी को एक या एक से ज़्यादा हाइपोथेटिकल कंपार्टमेंट्स बॉक्सेस में डिवाइड किया जाता है। कंपार्टमेंट का मतलब एक्चुअल ऑर्गन नहीं होता,
बल्कि बॉडी का एक इमेजिनरी स्पेस होता है जहाँ ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, सो इसमें भी हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सो कंपार्टमेंट जो है रियल ऑर्गन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है जिनका सिमिलर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिनके पास मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका ऐसा हो जहाँ पे सिमिलर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब अजम्पशंस किए जाते हैं इस कंपार्टमेंट मॉडलिंग में। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या किया जाता है कि ड्रग जो है रैपिडली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है इन कंपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है कि ड्रग का कंसंट्रेशन हर कंपार्टमेंट में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और जो ड्रग का ट्रांसफ़र होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। और जो एलिमिनेशन है वो भी सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही होता है। जो मेन कंपार्टमेंट होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट, उसी के थ्रू ही एलिमिनेशन होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरीके से एलिमिनेशन होता है, किस तरीके से ड्रग कंपार्टमेंट में एंटर होती है। सो कंपार्टमेंट मॉडल्स जो है फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप्स में। सबसे पहला है 1 कंपार्टमेंट मॉडल, दूसरा है 2 कंपार्टमेंट मॉडल, और तीसरा है मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। सो सबसे पहले पढ़ते हैं 1 कंपार्टमेंट मॉडल। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट होगा। जो हमारी पूरी बॉडी है वो एक सिंगल कंपार्टमेंट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो ड्रग है इंस्टेंटली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये जो मॉडल है वो सिंपल होता है और मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है ड्रग्स के लिए जो कि रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बॉडी फ्लूइड्स में। अब जो बॉडी है उसको एक कंटेनर की तरह माना जाता है जिसमें जो पूरी ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर एलिमिनेट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, सो 1 कंपार्टमेंट मॉडल्स में भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सो ये जो आप देख रहे हैं जो 1 से रिप्रेजेंट किया है, तो 1 जो है सेंट्रल कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होता है, जो मेन कंपार्टमेंट है, ठीक है, उसको सेंट्रल कंपार्टमेंट बोलते हैं, जिसमें बेसिकली जो हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा परफ्यूजन होता है। तो वहाँ पे जैसे कि प्लाज्मा है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड जो है सेंट्रल कंपार्टमेंट कहलाएगा। लंग्स, लिवर्स, किडनी, जहाँ पे आसानी से परफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है, तो वो होते हैं हाईली परफ्यूज टिश्यूज़। ठीक है, तो वो आते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट में, जो कि मेन कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, और इसी से ही दूसरे कंपार्टमेंट्स अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है पेरीफेरल कंपार्टमेंट। पेरीफेरल कंपार्टमेंट या फिर जिसको टिश्यू कंपार्टमेंट बोला जाता है, उसको नंबर 2, 3 इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनकी लो परफ्यूजन रेट होती है। ठीक है, मतलब उसमें पुअर परफ्यूजन होता है या मॉडरेट परफ्यूजन होता है, जैसे कि मसल्स, स्किन, और बिल्कुल जिसमें नेग्लिजिबल परफ्यूजन होता है वो कौन से होते हैं, लिगामेंट्स, बोन्स, टेंडन्स, हेयर्स, इन सभी में नेग्लिजिबल परफ्यूजन रेट होता है। ठीक है, तो वो आते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। और हाईली परफ्यूज वाले क्या कहलाते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट कहलाते हैं, जिसमें क्या आते हैं, ब्लड सेल्स आते हैं। ठीक है, जब भी नंबर 1 लिखा रहे तो हमें समझना है कि वो सेंट्रल कंपार्टमेंट है जिसमें ब्लड सेल्स आते हैं, हार्ट आता है, लंग्स आता है, किडनीज आती है। ठीक है, और भी जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो आते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट में। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं आगे कि जो 1 कंपार्टमेंट मॉडल है उसके बारे में हमने जाना कि पूरी बॉडी जो है वो सिंगल कंपार्टमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक्स्ट्रा वस्कुलर के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। सो अब 1 कंपार्टमेंट मॉडल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्रग का, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इंस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एंटायर बॉडी में ब्लड। और यहाँ पे यूनिफॉर्म ड्रग कंसंट्रेशन रहता है पूरी बॉडी में। ठीक है, सभी तरफ एक जैसा कंसंट्रेशन बॉडी में होता है। और जो एलिमिनेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है इसकी। ये वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के लिए भी यूज़फुल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1 कंपार्टमेंट मॉडल फॉर आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन।
अब आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि पूरा जो डोज है ड्रग का उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है एक ही बार में। यानी कि जब हम इंजेक्शन से ब्लड को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो पूरा डोज एक ही बार में एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू इंजेक्शन। तो सिंस द ड्रग एंटर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, अब्जॉर्प्शन फेज इज एब्सेंट। तो यहाँ पे कोई भी अब्जॉर्प्शन फेज हो ही नहीं रहा है क्योंकि डायरेक्टली जो ड्रग है वो कहाँ जा रही है? ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सो ड्रग कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे हाईएस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही ड्रग जो है पहुँच जाता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जहाँ पे उसको एक्शन शो करना है। सो यहाँ पे जो है इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता है और एक्सपोनेंशियली क्या होता है, टाइम के साथ साथ एलिमिनेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, सो ये जो यहाँ पे एक बढ़ता हुआ ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एब्जॉर्प्शन फेज। ठीक है, सो ये क्या है? ड्रग का एब्जॉर्प्शन फेज होता है। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ जो ग्राफ आ रहा है यहाँ पे सी मैक्स है, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, सी मैक्स। और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो एलिमिनेशन रेट को, एलिमिनेशन फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एलिमिनेशन फेज। और ये ग्राफ हमको कब मिलता है? जब हम इधर वाई एक्सिस में क्या लेते हैं? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम। ठीक है, सो टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे जो ड्रग है उसका अब्जॉर्प्शन होता है और फिर वो पहुंच जाता है सी मैक्स पे। और जिस टाइम पर वो पहुंचता है उस टाइम को क्या कहा जाता है? टी मैक्स कहा जाता है। ठीक है, द टाइम एट विच द ड्रग रीचेज इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड, उसको बोला जाता है टी मैक्स। और सी मैक्स क्या होता है? द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, उसको क्या कहा जाता है? सी मैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इस तरीके से पीक मिलती है। और यहाँ पे ये जो एरिया है, मतलब कि ये जो एरिया है, जस्ट अ सेकेंड इसको हाईलाइट करके बताती हूँ मैं। सो ये जो एरिया यहाँ पे हमको मिला है, पैराबोला बन रहा है, तो उसको कहा जाता है एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व ही हमको बायो अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक मैंने आपको समझाए। ठीक है, तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ड्रग जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्प्शन फेज आता है, फिर उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्लड तक पहुंच जाता है जिसको सी मैक्स कहते हैं। फिर जब उसका एक्शन शो होना, मतलब उसका एक्शन कम होने लगता है, तो वो धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगती हैं। ठीक है, बॉडी से, तो एलिमिनेशन फेज आ जाता है। सो यहाँ पे जो आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डायरेक्टली जो ड्रग है वो आ जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो जो ब्लड है वो क्या है? सेंट्रल कंपार्टमेंट है। तो देखो ये वाली जो लाइन होती है इसमें जो आईवी बोलस के केस में ये वाली लाइन नहीं होती है। सो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें ये वाली लाइन होती है। अब ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये कांस्टेंट होता है, ये जो के होता है ना इसको बोला जाता है कांस्टेंट। फिर हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट इसको कहा जाता है। तो ये जो 1 है, 1 और 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रग के मूवमेंट की, यानी कि K10 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ड्रग है वो 1 यानी कि सेंट्रल कंपार्टमेंट से 0 मतलब बॉडी के बाहर। देखो 0 का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो जब भी आपको 0 लिखा दिखे तो आपको समझ जाना है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मतलब कि बॉडी के बाहर जा रही है, यानी कि एलिमिनेट हो रही है ड्रग। आई कहाँ से है? 1 से, सेंट्रल कंपार्टमेंट से आई है और जा कहाँ रही है? 0 पर। इसी कारण से इसको 10 लिखा गया है। तो इसको बोलते हैं 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने आईवी के थ्रू दिया है ब्लड में ड्रग को। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल अगर हम देखें तो आफ्टर आईवी बोलस इंजेक्शन
प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। अब प्लाज्मा में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। तो एलिमिनेशन क्या फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने जो एलिमिनेशन फेज पढ़ा था वहाँ पे क्या हो रहा था, ड्रग का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम हो रहा था। तो द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन ड्रग कंसंट्रेशन। अब ड्रग कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट रहता है कि किस रेट से ड्रग एलिमिनेट हो रही है। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन इक्वेशन अगर हम देखें, अगर हमको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, तो उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन में क्या है, C इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है। सो अब यहाँ पे C क्या है, ड्रग कंसंट्रेशन एट टाइम T है, C नॉट क्या है, इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन है, और K क्या है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, T टाइम है। ये इक्वेशन शो करती है कि जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है टाइम के साथ साथ। अब जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है बॉडी से रिमूव होती है पर यूनिट टाइम में। और अगर ये K की वैल्यू ज़्यादा आई, इसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन ज़्यादा हो रहा है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के, कि यहाँ पे रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, कंप्लीट बायो अवेलेबिलिटी से अचीव हो जाती है क्योंकि हम डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं ड्रग को, और यूजुअली ये इमरजेंसी के टाइम पे दिया जाता है आईवी बोलस। और इससे एक्यूरेट कंट्रोल किया जा सकता है डोज पर। ठीक है, एक्यूरेट डोजिंग इससे दी जा सकती है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि इसमें रिस्क होती है टॉक्सिसिटी की, क्योंकि अगर एकदम से हाई कंसंट्रेशन पहुंच गया ब्लड में तो क्या होगा, वो टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है बॉडी में। इसको एडमिनिस्टर करने के लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है, इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। एक बार हमने अगर इंजेक्शन दे दिया तो उसको वापस ड्रग को नहीं निकाला जा सकता बॉडी से। इसमें एडवर्स रिएक्शंस होने के भी चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर आईवी इन्फ्यूजन। अब ये इन्फ्यूजन क्या होता है, आईवी का तो मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी कि वेन्स में दे रहे हैं हम ड्रग को। अब इन्फ्यूजन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, अगर कोई सीवियर कंडीशन है तो उनको क्या दिया जाता है, उनको बॉटल चढ़ाई जाती है। अगर हम कॉमन हिंदी में बोले तो वो क्या होती है, इन्फ्यूजन बॉटल होती है। ठीक है, तो उसमें एक कांस्टेंट रेट से ड्रग को डिलीवर किया जाता है बॉडी में। अब जो आईवी इन्फ्यूजन होता है उसमें ड्रग जो है स्लोली और कंटिन्यूसली ब्लड स्ट्रीम में क्या होती है, दी जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है कांस्टेंट रेट से, एक जैसे रेट से। और इन्फ्यूजन के टाइम पे जो ड्रग है वो बॉडी में कंटिन्यूसली एंटर होती है और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली एलिमिनेट भी होती जाती है। तो इनिशियली जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो राइज होता है क्योंकि ड्रग का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है एलिमिनेशन रेट से। बट इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है रेट ऑफ एलिमिनेशन के इक्वल आ जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कहा जाता है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने जब कंसंट्रेशन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर हमने ग्राफ बनाया, सो हमने ड्रग को दिया, ठीक है। सो ड्रग जब एडमिनिस्टर हुई तो वो धीरे धीरे क्या होती है, उसका ग्राफ ऊपर जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे आईवी बोलस की जब हम बात करें, इंजेक्शन से जब हमने ड्रग को दिया तो यहाँ पे उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक वो पहुँची, फिर एलिमिनेट हो गई, फिर वापस से एक और बार इंजेक्शन दिया, फिर वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुँची, उसने इफेक्ट शो किया और फिर एलिमिनेट हो गई। फिर से हमने इंजेक्शन दिया, फिर से वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुँची और फिर एलिमिनेट हो गई। तो ये यहाँ पे जो ये आ रहा है, पीक जो आ रही है, वो रिप्रेजेंट करती है स्टेडी स्टेट को। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेडी स्टेट को। ठीक है, तो इसी को स्टेडी स्टेट कहा जाता है। अब अगर हम बात करें आईवी इन्फ्यूजन की, तो आईवी इन्फ्यूजन में क्या होता है कि ये जो पीक है वो हमको इस तरीके से कांस्टेंट नज़र आती है क्योंकि यहाँ पे स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है, और फिर उसका एक्शन जब मतलब वो ड्रग का कंसंट्रेशन जब कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है,
तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट कहते हैं। रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है रेट ऑफ एलिमिनेशन के इक्वल है, इसी पॉइंट को स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कहा जाता है। अब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अमाउंट ऑफ ड्रग एंटरिंग द बॉडी, जितना ड्रग आ रहा है बॉडी में वो किसके इक्वल होगा, जितना बॉडी से बाहर जा रहा है। तो स्टेडी स्टेट पे जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होता है। अब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, ये कंसंट्रेशन एस मतलब कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट के नॉट अपॉन सी एल, सी एल मीन्स क्लियरेंस, सी एस एस मतलब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, के नॉट क्या होता है इन्फ्यूजन रेट होता है, और सी एल होता है क्लियरेंस। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आईवी इन्फ्यूजन की, तो इससे कांस्टेंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन किया जा सकता है, ड्रग लेवल फ्लक्चुएशन नहीं होता है इसमें, और जो यूज़फुल होता है ऐसी ड्रग्स के लिए जिसकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है, और ये मोस्ट कॉमनली जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उनको ये दिया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं आईवी इन्फ्यूजन के, कि इससे हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे टॉक्सिसिटी की रिस्क नहीं होती है, इससे थेराप्यूटिक इफेक्ट कंटिन्यूसली शो होता रहता है, ये क्रिटिकल केयर करने में यूज़फुल होता है पेशेंट की। अब डिसएडवांटेजेस क्या है आईवी इन्फ्यूजन के, कि इसमें इन्फ्यूजन इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो हमारी वो बॉटल होती है इन्फ्यूजन की और वो चाहिए होती है, ठीक है, इन्फ्यूजन की बॉटल चाहिए होती है, फिर उसकी जो ट्यूब होती है वो चाहिए होती है। नेक्स्ट इसमें इन्फेक्शन की रिस्क हो सकती है और ये एक्सपेंसिव होता है, और इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जैसे वहाँ पे जो पेशेंट एडमिट है वहाँ पे जो नर्स होगी वो कंटिन्यूसली वहाँ पे मॉनिटर करती रहती है कि प्रॉपर अमाउंट में ड्रग जा रहा है कि नहीं, और प्रॉपर जितना चाहिए उतना जा रहा है कि नहीं, और उसका जो स्पीड है वो भी मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट इज वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर एक्स्ट्रावस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। एक्स्ट्रावस्कुलर का मतलब होता है अदर देन आईवी रूट, वो हो सकता है ओरल रूट, रेक्टल रूट, बक्कल रूट और एनी अदर रूट, वो सभी आते हैं एक्स्ट्रावस्कुलर में। एक्स्ट्रावस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है अदर देन इंट्रावेनस रूट से, दूसरे रूट्स हो सकते हैं जैसे ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, रेक्टल, ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो एक्स्ट्रावस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें जो ड्रग है वो एब्जॉर्प्शन, ड्रग का पहले एब्जॉर्प्शन होता है फिर उसके बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। इसी कारण से जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है वो शो करती है बोथ एब्जॉर्प्शन फेज भी और एलिमिनेशन फेज भी। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमको प्रोफाइल मिलती है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन प्रोफाइल, उसमें जो है एलिमिनेशन फेज भी होगा और एब्जॉर्प्शन फेज भी। सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन फेज एंड दिस इज द एलिमिनेशन फेज। नाउ इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे हम ये वाला एरो भी शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आ रहा है ड्रग, 0 से 1 पे। 0 मीन्स होता है आउटसाइड द बॉडी एंड 1 मीन्स सेंट्रल कंपार्टमेंट। तो आउटसाइड द बॉडी हमने बाहर से ड्रग को एडमिनिस्टर किया, बाहर से ड्रग आई और सेंट्रल कंपार्टमेंट तक पहुंची, इसलिए यहाँ पे K01 लिखा है। फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट में एंटर हुई, वहाँ पे उसने थेराप्यूटिक इफेक्ट शो किया, फिर उसका क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ। तो एलिमिनेशन हो रहा है इस कारण से यहाँ पे 10 लिखा है, 1 यानी कि सेंट्रल कंपार्टमेंट से आई और 0 यानी कि बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो गई, तो इसको बोलते हैं K10। तो ये जो है 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है एक्स्ट्रावस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो इस तरीके से इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्ज़ाम में आपको ये सारे मॉडल्स के जो फिगर्स है वो भी बना के आने हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन इन एक्स्ट्रावस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो ड्रग है अब्जॉर्ब होती हैं और फिर कहाँ जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, इस तरीके से प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, फिर ड्रग का कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाता है, जिसको एलिमिनेशन कहते हैं। सो ये जब हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं तो हमको इस तरीके से ग्राफ मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आती हैं, सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, जिसको Ka से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच द ड्रग एंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
किस रेट से ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंच रहा है। पहले वो कहाँ था, एब्जॉर्प्शन साइट पे था, और वो किस रेट से गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो वो जो रेट होता है उसको एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अगर ये Ka की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हुआ है। नेक्स्ट है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जिसको Cmax कहते हैं। यहाँ पे जो हमको पीक मिली थी, ये जो पीक थी इसी को Cmax कहा जाता है, जहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है ड्रग का प्लाज्मा में, इसी को Cmax भी कहा जाता है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव हो जाता है आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कुछ समय बाद मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक ड्रग पहुंच जाती है, और मैक्सिमम मतलब प्लाज्मा तक पहुंच जाती है, प्लाज्मा में उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट है टाइम टू रीच पीक कंसंट्रेशन। पीक कंसंट्रेशन तक पहुंचने में उसको जितना समय लगा उसको टीमैक्स कहते हैं। ये सारे जो हैं पॉइंट्स मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो ऐसा टाइम जो कि मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन तक पहुँचने में लगा। तो मान लो जैसे कि हमने ये ग्राफ बनाया था, सो ये जो था ये हमने यहाँ पे जो हमको मिला, ठीक है, कंसंट्रेशन वाली साइड में, तो ये जो हो गया Cmax, और ये जब हमने इसको नीचे की तरफ से ज्वाइन किया तो ये जो आया ये आया Tmax, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रीच Cmax। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट मिला वो Cmax था, और यहाँ पे जो पॉइंट मिला वो Tmax था, और यहाँ पे जो पॉइंट मिला वो Cmax है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इक्वेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन की क्या इक्वेशन होती है, एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अभी हमने पढ़ी थी आईवी बोलस के लिए, अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इसकी ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है, जिसमें इक्वेशन में लिखा गया है C इज इक्वल्स टू एफ डी के ए डिवाइडेड बाय वी डी के ए माइनस के and in the bracket e to the power minus kt minus e to the power minus kat, जिसमें जो f है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बायो अवेलेबिलिटी, d मतलब होता है डोज, k होता है एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, k होता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एंड vd मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये इक्वेशन डिस्क्राइब करती है एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन फेज को। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फेज भी आता है, देन एलिमिनेशन फेज भी आता है। नाउ प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व। प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि कितना ड्रग कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में वर्सेस टाइम। वही जो हम अभी इतनी देर से जो ग्राफ पढ़ रहे हैं इसी को ही कहा जाता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व, ठीक है। और ये जो कर्व है वो क्या डिटरमाइन करता है कि कितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हुआ है, कितने एक्सटेंट तक एब्जॉर्प्शन हुआ है, पीक कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ, बायो अवेलेबिलिटी एंड ड्रग एलिमिनेशन पैटर्न। ये सभी चीज़ हम इस ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस होती है, तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हम सेफ और इफ़ेक्टिव ड्रग की थेरेपी दे सकें। ये हेल्प करता है कि डोज सिलेक्ट करने में कि कितना डोज पेशेंट को देना है। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि कितने समय बाद डोज देना है। नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी किस तरीके से अवॉइड की जा सकती है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने में ये हेल्प करता है। साथ ही डोज एडजस्टमेंट करने में मदद करता है लिवर और किडनी डिजीजेस के लिए। इससे डेवलपमेंट होता है सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म्स का। अब फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो वाइडली यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और क्लिनिकल रिसर्च में फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है। इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स। अब जो नेक्स्ट है वो है मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल भी फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं, जिसमें बॉडी को कंसीडर किया जाता है, मतलब बॉडी को दो या दो से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है इंस्टेड ऑफ सिंगल यूनिफॉर्म कंपार्टमेंट। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पूरी बॉडी को एक कंपार्टमेंट माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है बॉडी को। इस मॉडल में जो ड्रग है वो पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है एडमिनिस्ट्रेशन के तुरंत बाद। ये इन रियल बायोलॉजिकल सिस्टम
many drugs distribute rapidly into some tissues and slowly into other। तो ये रियल बायोलॉजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें जो ड्रग है वो कुछ टिश्यूज तक रैपिडली पहुंच जाती है और कुछ तक बहुत धीरे धीरे पहुंचती है। इसी कारण से वन कंपार्टमेंट मॉडल जो है वो एक्यूरेट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, एक्यूरेटली वो बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, जो वन कंपार्टमेंट मॉडल में जो हमको लिमिटेशन मिल रही थी कि पूरी बॉडी को ही, ऐसा बोला जाता था कि पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट ऐसा नहीं है। कुछ टिश्यूज़ तक जल्दी पहुंच जाती है ड्रग और कुछ टिश्यूज़ तक धीरे पहुंचती है, थोड़ी समय बाद पहुंचती है। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स का यूज़ किया गया। अब मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स में जो बॉडी है उसको डिवाइड किया जाता है कंपार्टमेंट्स में बेस्ड ऑन द रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, कि कितना ड्रग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कितना एलिमिनेट हो रहा है। उस बेसिस पर हम ये कंपार्टमेंट्स को डिवाइड करते हैं। ये कंपार्टमेंट्स जो हैं एक्चुअल एनाटॉमिकल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को जो कि सिमिलरली बिहेव करती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो उनमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमिलर तरीके से होता है, तो वो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू बना लेती है जो कि एक कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स हेल्प करते हैं समझने में कि किस तरीके से ड्रग का मूवमेंट हो रहा है ब्लड और टिश्यूज़ में, और ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितना है किस टाइम पर, और इससे हम प्रॉपर डोसेज रेजिमेन तैयार कर सकते हैं। डोसेज रेजिमेन मतलब कि हमको कितने समय बाद ड्रग देना है, किस टाइम पर देना है, वो सभी डिसाइड करने में ये मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स हेल्प करते हैं। अब मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 कंपार्टमेंट है, तो इसी कारण से इनको बोला जाता है मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। यहाँ पे 3 है, इस कारण से इसको 3 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल कहा गया है। और यहाँ पे कोई सा भी एरो नहीं शो हो रहा है, सेंट्रल कंपार्टमेंट की तरफ कोई सा भी एरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ पे ये एरो शो हो रहा है 0-1 से, जो कि शो कर रहा है कि एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल की, तो यहाँ पे जो ड्रग है इंस्टेंटेनियसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। डिफरेंट टिश्यूज़ जो है रिसीव करते हैं डिफरेंट रेट से, अलग अलग समय पर जो है अलग अलग कंसंट्रेशन होता है ड्रग का टिश्यूज़ में। प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्लाइन होता है मल्टीपल फेजेस में, और जो ड्रग है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रैपिडली। पहले तो रैपिडली होती है डिस्ट्रीब्यूट और फिर स्लोली होती है। नाउ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका, अगर हम वन कंपार्टमेंट मॉडल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हम स्टडी करते हैं। अब मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है 2 कंपार्टमेंट मॉडल, 3 कंपार्टमेंट मॉडल एंड मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल विथ मैनी कंपार्टमेंट्स। 3 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। अमंग दीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, वो है 2 कंपार्टमेंट मॉडल। तो अब हम पढ़ते हैं 2 कंपार्टमेंट मॉडल को। तो जो 2 कंपार्टमेंट मॉडल है वो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल है, जिसमें जो बॉडी है उसको 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया। 2 कंपार्टमेंट मॉडल में बेसिकली दो कंपार्टमेंट में बॉडी को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है सेंट्रल कंपार्टमेंट, जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पेरिफेरल कंपार्टमेंट को 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो मॉडल है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ड्रग्स के लिए जो कि रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं ब्लड में और हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ में, बट कुछ स्लोली जहाँ पे पहुँचती है ड्रग, जैसे कि मसल्स, फैट्स टिश्यूज़ एंड स्किन। तो ये मसल्स, फैट्स, टिश्यू और जो स्किन है वो पेरिफेरल कंपार्टमेंट में आते हैं, और जहाँ पे रैपिडली पहुँचती है जैसे कि ब्लड और हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स जो दूसरे हैं, उनको सेंट्रल कंपार्टमेंट बोला जाता है। अब जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें ब्लड आता है और हाईली परफ्यूज ऑर्गन्स आते हैं, जहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रैपिडली और तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पहुँच जाती है ड्रग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ कौन कौन से हैं जो सेंट्रल कंपार्टमेंट में आते हैं। सेंट्रल कंपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, सबसे पहला है हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, प्लाज्मा एंड ब्लड तो है ही, ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंड ब्लड। ड्रग एलिमिनेशन यूजुअली होता है इस सेंट्रल कंपार्टमेंट से।
मतलब कि यहाँ पे एडमिनिस्टर भी सेंट्रल कंपार्टमेंट में किया जाता है और एलिमिनेट भी सेंट्रल कंपार्टमेंट से ही होता है ड्रग। तो यहाँ पे जो मॉडल दिख रहा है, इन सभी मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्या है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट। पेरिफेरल कंपार्टमेंट में ऐसे टिश्यूज आते हैं जहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे होता है, ठीक है, कम मतलब स्लोली ड्रग वहाँ तक पहुँच पाती है। ये इसके एग्जांपल्स हैं मसल्स टिश्यू, फैट टिश्यूज, स्किन, बोन्स। ये सभी क्या है, मतलब जहाँ पे रेट ऑफ परफ्यूजन कम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रग है मूव्स बैक एंड फोर्थ फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट। इसका मतलब ये है, देखो अगर हम ये मॉडल को देखें फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल कंपार्टमेंट में आ रहा है ड्रग, फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट से कहाँ जा रहा है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट में यहाँ पे आया ड्रग। तो इसी कारण से यहाँ पे K12 लिखा है। 1 यानी कि 1 से आया और 2 तक पहुँचा, इसलिए 1 2, ठीक है। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है 1 2। K12 मीन्स 1 से आया, सेंट्रल कंपार्टमेंट से आया और 2 तक गया, ठीक है। तो इसी कारण से 1 पहले लिखा और 2 बाद में। फिर अब यहाँ पे 2 से 1 में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 से 1, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 1, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस से यहाँ पे 1 में आ गया है ड्रग। अब यहाँ से इसका एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा है, 1 से 0, मतलब बॉडी के बाहर जा रही है, तो सेंट्रल कंपार्टमेंट से आई और 0 यानी कि बॉडी के बाहर गई, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया है K10 से। तो ये था 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक दूसरा होता है 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। एक्स्ट्रावास्कुलर है मतलब अदर देन आईवी रूट, यहाँ पे ड्रग दी गई है, सो यहाँ पे इस कारण से ये वाला एरो शो होता है, यानी कि बॉडी के बाहर से आई ड्रग और 1 तक पहुँची, इसीलिए 0 1 लिखा है। बॉडी के बाहर से आई और सेंट्रल कंपार्टमेंट तक पहुंची, सेंट्रल कंपार्टमेंट से गई पेरिफेरल तक 2 तक, 1 2 इसलिए लिखा है। फिर 2 से 1 में आई तो K21, 1 में आने के बाद फिर एलिमिनेट हुई, तो यहाँ पे K10, 1 यानी कि सेंट्रल कंपार्टमेंट से आई, 0 यानी कि बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो गई। तो ये था 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमने 2 कंपार्टमेंट मॉडल्स पढ़े। अब यहाँ पे किस तरीके से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 कंपार्टमेंट मॉडल में। तो जब ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली, जब ड्रग को इंट्रावेनसली दिया जाता है वो पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में आती है, और इसमें जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो इनिशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है रैपिडली, because drug distribute from blood into peripheral tissues. This rapid decline is called distribution phase. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग रैपिडली निकल रही है और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, ब्लड से पेरिफेरल टिश्यूज में। तो वहाँ पे जो ब्लड में जो कंसंट्रेशन था ड्रग का वो कम हो गया और पेरिफेरल टिश्यू में बढ़ गया। तो यहाँ पे रैपिड डिक्लाइन जो हो रहा है ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड से, उसी को ही डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है सेंट्रल कंपार्टमेंट और पेरिफेरल कंपार्टमेंट में, यानी कि जो ड्रग कंसंट्रेशन है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो ड्रग का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है स्लोली, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन होता है ड्रग का बॉडी से। तो ये जो स्लोअर डिक्लाइन होता है, ठीक है, ड्रग के कंसंट्रेशन में बॉडी से, उसको बोला जाता है एलिमिनेशन फेज। अब ये जो ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व है 2 कंपार्टमेंट मॉडल्स के लिए, उसमें 2 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एलिमिनेशन फेज। वही जो हमने अभी पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज को क्या कहा जाता है, अल्फा फेज भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनिशियली रैपिड डिक्लाइन होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का, यानी कि ड्रग का कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में था, ब्लड में था, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। इस फेज में जो ड्रग है वो मूव करती है ब्लड से टिश्यूज तक, ठीक है। तो ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो जाता है ड्रग का और टिश्यूज में बढ़ जाता है। इस फेज को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा फेज से। अल्फा फेज यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें ब्लड से टिश्यूज तक जा रही है ड्रग। अब नेक्स्ट होता है एलिमिनेशन फेज, जिसको बीटा फेज कहा जाता है। इस फेज में जो ड्रग है वो स्लोली डिक्लाइन होती है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन डिक्लाइन होता है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इस फेज में जो ड्रग है मेनली बॉडी से रिमूव होती है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की मदद से, ठीक है। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं,
तो वो आप ज़रूर देखना। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से ब्लड क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और इस फेज को बीटा फेज कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन इक्वेशन इन टू कंपार्टमेंट मॉडल। टू कंपार्टमेंट मॉडल के लिए क्या होती है इक्वेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इक्वेशन? तो वो इक्वेशन ये होती है, C इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस बीटा टी, जहाँ पे C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और A और B क्या होते हैं, इंटरसेप्ट्स होते हैं, और अल्फा है डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, बीटा है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एंड T इज टाइम। ये इक्वेशन इंडिकेट कर रही है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इन टू फेजेस। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है टू कंपार्टमेंट मॉडल की? टू कंपार्टमेंट मॉडल इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन देता है ड्रग बिहेवियर का, कि किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में बिहेव कर रही है, और बहुत सारी जो ड्रग्स है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, इस कारण से ये जो मॉडल है ये हेल्प करता है बेटर प्रिडिक्शन में कि ड्रग का कंसंट्रेशन और टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये मॉडल यूज़फुल होता है डोज एडजस्टमेंट करने के लिए, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने के लिए, साथ ही सस्टेन रिलीज ड्रग फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करने में ये यूज़फुल होता है, और समझने में मदद करता है टिश्यू अक्यूमुलेशन को भी, और ये टॉक्सिसिटी भी प्रिडिक्ट करता है कि कब की इस ड्रग से टॉक्सिसिटी तो नहीं हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ टू कंपार्टमेंट मॉडल। टू कंपार्टमेंट मॉडल के क्या एडवांटेजेस हैं? तो इससे ये बहुत एक्यूरेट होता है वन कंपार्टमेंट मॉडल से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है टू कंपार्टमेंट मॉडल। ये एक्सप्लेन करता है रैपिड और स्लो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को, बेटर प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं ड्रग के बिहेवियर का, और ये यूज़फुल होता है क्लिनिकल ड्रग्स के लिए, बहुत सारी क्लिनिकल ड्रग्स के लिए ये यूज़फुल होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं टू कंपार्टमेंट मॉडल के? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपने जैसा इक्वेशन देखी तो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इक्वेशन थी वही कितनी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही थी, तो उसको कैलकुलेट करना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको इट रिक्वायर्स मोर सैम्पलिंग पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे सैम्पलिंग पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इससे डाटा इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है, और यहाँ पे टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसको प्रिडिक्ट करने में। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कंपार्टमेंट मॉडलिंग को डिटेल में। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है उसमें जो डोज और प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर हम ग्राफ बनाएं, दिस इज द, हमने यहाँ पे लिया वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम लेते हैं डोज, और वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो लीनियर काइनेटिक की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम लीनियर फार्माको, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो यहाँ पे जो हमको ग्राफ देखने को मिलता है वो रहता है स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो डोज है वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की, तो हमको जो ग्राफ मिलता है, जैसे ये हमारा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक का है ग्राफ, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। तो इसमें जो हमको ग्राफ देखने को मिलता है वो हमको कुछ इस तरीके से कर्व्ड ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डोज है, यहाँ पे डोज है और यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे डोज और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं नॉन लीनियर के केस में। ठीक है, तो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होता है डोज के। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो अगर हमने 100 mg डोज लिया तो वो
मतलब उसका प्लाज्मा में कंसंट्रेशन क्या होगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे 100 mg, ठीक है, तो 100 mg जब हमने लिया तो यहाँ पे mg पर लीटर में हमको कंसंट्रेशन रहता है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन 10 mg, देन 20 mg, देन 30 mg। इस तरीके से जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो दिस इज 200 एंड दिस इज 300। तो देखो जब हमने डोज लिया 100 mg का, तो 100 mg का डोज लेने पे हमको जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन मिला वो कितना मिला, 10 mg पर लीटर। यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। और जब 200 mg जब हमने एडमिनिस्टर किया तो हमको जो ब्लड में कितना कंसंट्रेशन पहुंचा, 20 mg, तो हमको एक दूसरा पॉइंट मिला। और जब हमने 300 mg लिया तो हमको कितना मिला प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन, वो हमको मिला 30 mg पर लीटर। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है। अब नॉन लीनियर में क्या होता है, डोज डबल बट कंसंट्रेशन डज नॉट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली। तो यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है डिसप्रपोर्शनेटली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेशन हो जाता है एडीएमई प्रोसेसेस का। एडीएमई का क्या मतलब होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में जो रिलेशनशिप था डोज और प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जिसके कारण हमको क्या मिली थी, स्ट्रेट लाइन मिली थी। अब इन कॉन्ट्रास्ट जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है उसमें इस तरीके से कर्व्ड ग्राफ हमको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन प्रोसेस सैचुरेट हो जाती है, बिकॉज प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है डिसप्रपोर्शनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व्ड ग्राफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने 100 mg अगर हमने ड्रग लिया, सो मान लो यहाँ पे हमारा 100 mg था, ठीक है, 100 mg है, ठीक है। 100 mg में प्लाज्मा में जब हमने कंसंट्रेशन देखा तो हमको कंसंट्रेशन कितना मिला, 10 mg पर लीटर मिला। तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिला। अब मान लो कि यहाँ पे हमने 200 mg लिया ड्रग, ठीक है, तो हमको प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितना देखने को मिला, हमको देखने को मिला 30 mg, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज होना, जैसे अगर स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब इस तरीके से 10, 20, 30 इस पे पॉइंट्स आएंगे, बट यहाँ पे 200 पे ही हमको 30 मिलीग्राम पर लीटर मिला प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन। अब जब हमने 300 mg ड्रग ली तो हमको कितना कंसंट्रेशन मिला प्लाज्मा में, हमको मिला 70 mg, ठीक है। सो यहाँ पे हमको एक पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक है। कर्व्ड ग्राफ मिलता है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में। तो आई होप आपको लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। सो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है प्रोपोर्शनल नहीं होता है, प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होता है डोज के साथ साथ। इन नॉर्मल और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक अगर हम डोज डबल करते हैं तो प्लाज्मा में उसका कंसंट्रेशन भी डबल हो जाता है, बट नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में अगर हम डोज को डबल करेंगे तो ये क्या, मोर और लेस देन डबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है डबल से और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में। Non-linear pharmacokinetic occurs when one or more pharmacokinetic processes such as absorption, distribution, metabolism, excretion become saturated। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, जब एक या एक से ज़्यादा फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारे जब सैचुरेट हो जाते हैं तो इस फिनोमिनन को बोला जाता है डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक या फिर कैपेसिटी लिमिटेड फार्माकोकाइनेटिक बोला जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के, कि इसमें जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है वो डोज के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इसमें कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो हैं वो डोज के साथ साथ चेंज होते हैं। हाफ लाइफ इंक्रीज भी हो सकती है जब हम डोज को इंक्रीज करेंगे तब। क्लियरेंस डिक्रीज हो जाता है जब हम हायर डोज दे देते हैं, ज़्यादा बॉडी से रिमूव होने लगती है ड्रग जब ज़्यादा डोज दी जाती है।
ड्रग का अक्यूमुलेशन हो सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की। कॉजेस क्या होते हैं नॉन लीनियरिटी के, ठीक है, क्या कारण होते हैं? तो नॉन लीनियरिटी में अकर ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ड्रग हैंडलिंग। तो कुछ सैचुरेशन हो जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जिस कारण से ये नॉन लीनियरिटी होती है। जैसे सैचुरेशन होगा अगर एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, तो व्हेन ऑल एब्जॉर्प्शन साइट्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बिकम सैचुरेटेड। तो जब जितनी भी एब्जॉर्प्शन साइट है, जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, वो अगर सैचुरेट हो जाए तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा डोज के साथ साथ, ठीक है। इसी कारण से जब हम डोज इंक्रीज करेंगे तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा, प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसा इसी कारण से होता है क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में सैचुरेशन हो गया है। मतलब सैचुरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब कोई प्रोसेस अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुँच जाए और उससे ज़्यादा वो नहीं हो पाए वो प्रोसेस, उसको सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन में सैचुरेशन हो जाता है तो डोज इंक्रीज होने पर भी प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होता है। अब अगर प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में सैचुरेशन हो जाए तो बहुत सारी जो ड्रग्स है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, जैसे कि एल्ब्यूमिन। अब जब प्लाज्मा प्रोटीन साइट ही सैचुरेट हो जाएगी, अपनी कैपेसिटी लूज कर देगी बाइंडिंग की, तो जो ज़्यादा जो फ्रैक्शन है ड्रग का वो फ्री फॉर्म में रहेगा, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। अब अगर सैचुरेशन हो गया मेटाबॉलिज्म में, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ होता है, लिवर में होता है और एंजाइम्स के थ्रू होता है मेटाबॉलिज्म। अब जब हाई ड्रग कंसंट्रेशन होगा तो जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं वो सैचुरेट हो जाएंगे, अपना काम नहीं करेंगे ठीक से। तो जब सैचुरेशन होगा तो बॉडी आसानी से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी ड्रग को, जिसके कारण से रैपिड इंक्रीज होने लगेगा प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होता है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक का। एंड नेक्स्ट इज सैचुरेशन ऑफ रीनल एक्सक्रीशन। तो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो किडनी में होता है वो अगर सैचुरेट हो जाए तो ज़्यादा ड्रग वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा बॉडी में। तो इसके कारण जो है ड्रग का एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ड्रग का बढ़ जाएगा। अगर रीनल एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो किडनी के थ्रू अगर ड्रग बाहर नहीं निकली तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है नॉन लीनियरिटी की, मतलब एक कॉज हो सकता है नॉन लीनियरिटी का। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग शोइंग नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक शो करती है? अब ऐसी ड्रग्स का नाम है फिनाइटोइन, नेक्स्ट इज इथेनॉल, एस्पिरिन, वारफेरिन। ये सभी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक शो करती है। इनमें से जो फिनाइटोइन है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है क्योंकि इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन डोज में प्रोड्यूस अ लार्ज इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्योंकि इसका अगर हम स्मॉल डोज भी देंगे तो भी उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा रहेगा प्लाज्मा में, ठीक है, फेनाइटोइन का। अब नेक्स्ट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की? तो जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है उसकी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि स्मॉल डोज से हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कैन प्रोड्यूस, छोटा सा डोज जो है उसका अगर हमने छोटा सा डोज में अगर चेंज करा तो उसके कारण ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेंजरस टॉक्सिसिटी हो सकती है या फिर थेराप्यूटिक फेलियर हो सकता है। कोई सी भी ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो इसी कारण से केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है ये थेरेपीज़ के दौरान, ऐसी ड्रग्स जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक शो करती है। तो डोज इंडिविजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी ड्रग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है माइकेलिस मेंटल इक्वेशन। माइकेलिस मेंटल इक्वेशन यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए एंजाइम मीडिएटेड ड्रग मेटाबॉलिज्म जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की मदद से होता है। जब मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स जो है सैचुरेट हो जाते हैं, ड्रग का एलिमिनेशन नहीं हो पाता है और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, इंस्टेड फॉलोस माइकेलिस मेंटल फार्माकोकाइनेटिक। तो वहाँ पे
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक नहीं करता है, बल्कि कौन सा करने लगता है, माइकेलिस मेंटल काइनेटिक्स वो फॉलो करने लगता है। ठीक है, सो ड्रग एलिमिनेशन। तो माइकेलिस मेंटल इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है, रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है बिटवीन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग कंसंट्रेशन। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। रेट इज इक्वल्स टू वी मैक्स सी डिवाइडेड बाय के एम प्लस सी, जहाँ पे जो रेट है, यहाँ पे किसका रेट बताया गया है, रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। वी मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, के एम मतलब होता है माइकेलिस कांस्टेंट, एंड सी इज ड्रग कंसंट्रेशन। तो आपको एज इट इज ये इक्वेशन लिख के आनी है, यहाँ पे ये सब भी लिख के आना है, और ये सारा आपको लिख के आना है एग्जाम में, माइकेलिस मेंटल इक्वेशन। और अगर हम बात करें माइकेलिस मेंटल इक्वेशन की, तो जब ड्रग का कंसंट्रेशन कम होता है तो जो वैल्यू होती है सी की वो क्या होती है, कम होती है के एम से, मतलब के एम से भी ज़्यादा छोटी होती है सी, यानी कि कंसंट्रेशन, ड्रग का कंसंट्रेशन की वैल्यू। इसी कारण से जो मेटाबॉलिज्म है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और एलिमिनेशन रेट इंक्रीज होता है जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ड्रग का। अब हायर ड्रग कंसंट्रेशन पे मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स जो हैं वो सैचुरेट हो जाती हैं, और मेटाबॉलिज्म अप्रोचेस मैक्सिमम रेट वी मैक्स। तो यहाँ पे वी मैक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम रेट हो जाता है मेटाबॉलिज्म का। इस कंडीशन में जो एलिमिनेशन है वो फॉलो करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक को। दस माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू सैचुरेशन काइनेटिक्स। इसी कारण से ये इक्वेशन एक्सप्लेन करती है कि फर्स्ट ऑर्डर से सैचुरेशन काइनेटिक्स पे किस तरीके से ट्रांजिशन होता है। सो वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम रेट एट विच द बॉडी कैन मेटाबोलाइज अ ड्रग। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट से जो ड्रग मेटाबोलाइज हो सकती है, ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है जब जो एंजाइम सिस्टम है वो कम्प्लीटली सैचुरेट हो जाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। इस पॉइंट पे जब ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, डज नॉट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज नहीं होता है, और यहाँ पे हायर वी मैक्स जो वैल्यू है वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे मेटाबॉलिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। के एम क्या होता है, माइकेलिस कांस्टेंट। तो के एम इज द ड्रग कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बिकम हाफ ऑफ वी मैक्स। अब वी मैक्स का जब हाफ हो जाए तो ड्रग कंसंट्रेशन, तो उसको केएम बोलते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर अ ड्रग, यानी कि अगर केएम की वैल्यू कम हुई इसका मतलब कि हाई एंजाइम एफिनिटी है, और अगर केएम की वैल्यू ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि उसकी लो एंजाइम एफिनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ के एम एंड वी मैक्स। तो जो वैल्यू है के एम और वी मैक्स की उसको हम एक्सपेरिमेंटली एस्टिमेट कर सकते हैं यूजिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड मेटाबॉलिज्म रेट डेटा, और यहाँ पे सेवरल ग्राफिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं एस्टिमेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। अब ये लाइन वीवर बर्क इक्वेशन डबल रेसिप्रोकल फॉर्म होता है माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन का। सो ये इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसको भी आपको लर्न करना होगा। तो ये इक्वेशन फॉर्म करती है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस ग्राफ से जो स्लोप है वो हम निकाल सकते हैं के एम डिवाइडेड बाय वी मैक्स करके, और वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय वी मैक्स। यूजिंग दीज वैल्यूज के एम एंड वी मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो इन वैल्यूज का यूज करके हम के एम और वी मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस होता है के एम और वी मैक्स का, तो एस्टिमेटिंग के एम एंड वी मैक्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये समझने में मदद करता है कि जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है बॉडी की वो समझने में मदद करता है, साथ ही ड्रग अक्यूमुलेशन प्रिडिक्ट करने में ये मदद करता है। ये वैल्यूज़ यूज़फुल होती हैं ड्रग एडजस्टमेंट करने के लिए, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में, प्रिडिक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक एंड ड्रग डेवलपमेंट, इन सभी में ये वैल्यूज़ यूज़फुल होती हैं के एम एंड वी मैक्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। तो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ड्रग कंसंट्रेशन रिलेशनशिप इनकी कैसी होती है, लीनियर में प्रोपोर्शनल होती है और नॉन लीनियर में नॉन प्रोपोर्शनल होती है। क्लियरेंस इसमें कांस्टेंट होता है,
वो नॉन लीनियर में वेरिएबल होता है। हाफ लाइफ इसकी कांस्टेंट होती है, नॉन लीनियर में डोज के साथ चेंज होती है। एंजाइम सेचुरेशन इसमें एब्सेंट होता है और इसमें पूरी तरीके से एंजाइम सेचुरेशन होता है, प्रोसेस सेचुरेशन होता है और ड्रग एक्यूमुलेशन इसमें प्रिडिक्टेबल होता है, नॉन लीनियर में अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमने लीनियर और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक पढ़ लिया। तो ड्रग इंटरैक्शन क्या होता है? तो जब कोई भी ड्रग का इंटरैक्शन हो रहा है, या तो वो ड्रग का इंटरैक्शन किसी दूसरी ड्रग के साथ हो रहा है, या तो वो ड्रग किसी फूड के साथ इंटरैक्ट कर रही है जो हमारे स्टमक में है, या वो कोई अदर केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है, या फिर दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ अगर इंटरैक्ट कर रही है और कुछ उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करने की जगह कुछ और ही साइड इफेक्ट वो शो कर रही है या फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग इंटरैक्शन में। सो बेसिकली ड्रग इंटरैक्शन इज अ फिनोमिनन इन विच द इफेक्ट, एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग इज अल्टर्ड। तो ये जो है ड्रग का इफेक्ट, एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है जब वो ड्रग किसी दूसरी ड्रग के साथ इंटरैक्ट करे, या तो फूड के साथ इंटरैक्ट करे, या अदर केमिकल सब्सटेंसेस और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ अगर वो इंटरैक्ट करती है और उसकी एक्टिविटी, इफेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इन सभी में चेंजेस आता है, तो उसको बोला जाता है ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट ड्रग का इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, और समटाइम्स सीरियस टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है ड्रग इंटरैक्शन, ठीक है। और बहुत सी बार ट्रीटमेंट फेलियर भी हो जाता है ड्रग इंटरैक्शन की वजह से। ड्रग इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोकाइनेटिक में और क्लिनिकल फार्मेसी में, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो सेम टाइम पर बहुत सारे मेडिकेशंस लेते हैं एक ही डोज में, ठीक है। सो एक ही बार में मल्टीपल मेडिकेशंस लेने की वजह से दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर की जाती है, और जो एक ड्रग है वो दूसरी ड्रग के बिहेवियर या फिर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और उसका अब्जॉर्प्शन, प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक्सक्रीशन, इन सभी को अफेक्ट कर देती है। तो ड्रग इंटरैक्शन जो है यूज़फुल भी होता है, साथ ही हार्मफुल भी होता है। अब बेनिफिशियल इंटरैक्शंस जो हैं वो इंटेंशनली दिए जाते हैं थेरेपीज़ में ताकि ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। और हार्मफुल इंटरैक्शन से क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं, ड्रग टॉक्सिक हो जाती है बॉडी में जाने के बाद और साइड इफ़ेक्ट कॉज करने लगती है, जिसके कारण जो थेराप्यूटिक एक्शन है वो भी नहीं आ पाता है, तो इसको कहा जाता है हार्मफुल इंटरैक्शन। अब डिफरेंट टाइप्स के ड्रग इंटरैक्शंस होते हैं। सो 3 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल इंटरैक्शन, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शन, तीसरा है फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन। तो अभी हम बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शंस के बारे में। तो जो फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शंस है उसमें जो ड्रग है वो दूसरी ड्रग के अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को अफेक्ट करती है। इस चैप्टर में बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन बाइंडिंग इंटरैक्शन, टिश्यू बाइंडिंग इंटरैक्शन एंड साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स के बारे में। साथ ही हम पढ़ेंगे ड्रग ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन बाइंडिंग को। तो क्या इफेक्ट होता है प्रोटीन बाइंडिंग इंटरैक्शन का? जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिवर्सिबली बाइंड कर लेती है। जैसे कि ड्रग ने या तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लिया, एल्ब्यूमिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर लेती है, या फिर वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर लेती है ड्रग, या फिर लिपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड कर लेती है जब वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है उसके बाद। तो जो ये बाउंड ड्रग है वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती है। देखो, अगर ये कोई सी ड्रग है, उसने इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर लिया, ठीक है, ये प्रोटीन है और ये ड्रग है, तो ये जो बाइंडिंग होती है उस कारण से ये जो ड्रग है वो क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, बाउंडेड फॉर्म में है। वहीं जो फ्री ड्रग है, जो किसी के साथ भी बाइंड नहीं करी है, ये क्या है, फ्री फॉर्म, या फिर फ्री फॉर्म, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अनबाउंड ड्रग। तो ये जो ड्रग है वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है, ठीक है, तो ये एक्टिव होती है। इसी कारण से जो ड्रग है उसका फ्री फॉर्म में होना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि वो आसानी से क्रॉस कर सके मेम्ब्रेन को
और अपने रिसेप्टर्स तक जाके वो बाइंड हो सके और थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर सके, और फिर वो उसमें मेटाबॉलिज्म हो जाए और फिर वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। अब प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन जो है वो होता है व्हेन टू हाईली बाउंड प्रोटीन बाउंड ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड टुगेदर। जब दो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स है जो प्रोटीन से बाउंडेड है, जब वो एक साथ हमने एडमिनिस्टर करी, तो जो एक ड्रग है वो उस दूसरी ड्रग को डिस्प्लेस कर देगी और प्रोटीन बाइंडिंग साइट पर, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट पर, जैसे कि प्रोटीन बाइंडिंग साइट थी, यहाँ पे दूसरी ड्रग बाइंड थी प्रोटीन के साथ, तो ये जो दूसरी ड्रग आई उसने इस वाली जो ड्रग है उसको हटा दिया और यहाँ पे खुद बाइंड हो गई, तो इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया नई ड्रग ने। ये वाली क्या है, नई ड्रग है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका कारण क्या होता है कि फ्री ड्रग जो है प्लाज्मा में वो क्या होती है, बढ़ती जाती, क्योंकि ये वाली जो ड्रग थी जो पहले प्रोटीन के साथ बाइंड थी वो तो फ्री फॉर्म में हो गई, ठीक है, तो इसी कारण से फ्री फ्रॉम जो है ड्रग का वो इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा में, ठीक है। सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या है कि यहाँ पे मेजर प्रोटीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला है एल्ब्यूमिन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तीसरा है लिपोप्रोटीन्स। एसिडिक ड्रग्स मेनली बाइंड करते हैं एल्ब्यूमिन के साथ, और जो बेसिक ड्रग्स होते हैं वो अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। अब किस तरीके से ये इंटरेक्शन होता है, क्या मैकेनिज्म होता है प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन में। जब दो ड्रग्स कम्पीट करती है सेम बाइंडिंग साइट पर प्लाज्मा प्रोटीन पर, तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, इसको पीपी से शो किया है, तो यहाँ पे ये एक ड्रग बाइंड करने की कोशिश कर रही है, साथ ही दूसरी ड्रग भी बाइंड करने की कोशिश कर रही है इस प्लाज्मा प्रोटीन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, एक बोल रही है कि मैं बाइंड करूंगी, दूसरी बोल रही है मैं बाइंड करूंगी, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे प्लाज्मा बाइंडिंग साइट पर, तो जो जो ड्रग जिसकी एफिनिटी ज़्यादा है वो आसानी से दूसरी ड्रग को डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है, क्योंकि उसकी प्लाज्मा के साथ एफिनिटी ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल दिस इज ड्रग 1 एंड दिस इज ड्रग 2, तो जो ड्रग 2 थी उसकी एफिनिटी ज़्यादा थी, इस कारण से क्या हुआ कि उसने जो ड्रग 1 है उसको डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे ये वाली जो ड्रग 2 थी वो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, इस कारण से क्या होगा कि फ्री ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो ड्रग थी ये इसने यहाँ से डिस्प्लेस कर दी, तो ये क्या हो गई, फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो गई, तो उस कारण से जो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ा, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्री ड्रग्स होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, अल्टीमेटली हमको फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग ही चाहिए, और इसके कारण क्या होगी, टॉक्सिसिटी की रिस्क बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्री फॉर्म में ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और एलिमिनेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली द इंक्रीज इन फ्री ड्रग कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस एक्सैगरेटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो ज़्यादा फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग होने से क्या होगा, ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आने लगेगा। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन। तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल होता है इस इंटरेक्शन का, जो कि होता है वारफेरिन और एस्पिरिन में। तो जो वारफेरिन है वो हाईली बाउंड होती है, मतलब कि वो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होती है, और जो एस्पिरिन है वो वारफेरिन को डिस्प्लेस कर देती है प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, फ्री वारफेरिन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है प्लाज्मा में, वही जो मैंने यहाँ पे आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया। यहाँ पे जो ड्रग 1 है वो कौन सी है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से बाइंड है, वो कौन सी है, वारफेरिन है, और ये वाली जो है ड्रग 2 वो क्या है, एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या कर रही है, वारफेरिन को डिस्प्लेस कर रही है, और ये यहाँ पे ये एस्पिरिन खुद बाइंड हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एस्पिरिन ने बाइंड कर लिया एल्ब्यूमिन के साथ, ठीक है, एल्ब्यूमिन के साथ। एल्ब्यूमिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो दिस में इंक्रीज द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, इस कारण से क्या होता है कि वारफेरिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा प्लाज्मा में, तो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बढ़ने लगा, जिसके कारण सीवियर ब्लीडिंग होने लगी। अनदर एग्जाम्पल इंक्लूड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ
फेनाइटोइन, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि फेनाइटोइन भी डिस्प्लेस हो जाता है बाय अदर हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग। दूसरी जो प्रोटीन बाउंड ड्रग्स है वो इसको फेनाइटोइन को डिस्प्लेस कर देती है। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर प्रोटीन। अब जितनी अच्छी उसकी एफिनिटी होगी प्रोटीन के लिए उतना ही अच्छे से वो उस पर बाइंड हो जाएगी, ठीक है, और लेस एफिनिटी वाली ड्रग को डिस्प्लेस कर देगी। ड्रग का कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है कि ड्रग का कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो वो ज़्यादा बाइंड करेगी। नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट भी डिपेंड करती है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके ऊपर बाइंडिंग साइट्स कितनी है, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल क्या है, लिवर डिजीजेस तो नहीं हो रही है, किडनी डिजीजेस तो नहीं है, लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, और पेशेंट की एज क्या है उस पर भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं ये फैक्टर्स, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन को। अब ऐसे पेशेंट जिसमें एल्ब्यूमिन का लेवल कम है तो वहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन जो होगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, बिकम मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन का। तो जो प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन है उसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है कि इनका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत नैरो होता है। यहाँ पे हाईली प्रोटीन बाउंड वहाँ पे अच्छे से हो पाता है, ठीक है। प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी एट स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज, अगर जरा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज आया तो उसके कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है। एग्जाम्पल्स हैं इसके वेरफेरिन, फेनाइटोइन, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। तो इसके लिए केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग कंबाइंड थेरेपी, ठीक है। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन के? प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, ड्रग टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बढ़ जाता है, ड्रग अक्यूमुलेशन होने लगता है और ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं जैसे कि वारफेरिन वाले केस में हो रहा था, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो ये बात हुई हमारी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन की। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि है इफेक्ट ऑफ टिश्यू बाइंडिंग इंटरेक्शन। तो टिश्यू बाइंडिंग इंटरेक्शन होता है जब जो ड्रग है वो बाइंडिंग साइट पर इंटरेक्ट करती है विद इन बॉडी टिश्यूज, और जो बहुत सारी ड्रग्स है वो अक्यूमुलेट हो जाती है टिश्यूज में जैसे कि फैट्स, बोन्स, लिवर्स, मसल्स, किडनी। तो यहाँ पे क्या होती है, एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा होने लगती है ड्यू टू टिश्यू एफिनिटी, टिश्यू से उनकी एफिनिटी ज़्यादा है, इस कारण से वो वहाँ टिश्यू के वहाँ पे जमा हो जाती है, बहुत सारी ड्रग इकट्ठी हो जाती हैं। तो सम ड्रग्स बाइंड्स एक्सटेंसिवली टू टिश्यूज, बहुत सारी ड्रग्स है वो बाइंड हो जाती है टिश्यूज के साथ और वहीं पे स्टोर हो जाती है लंबे समय के लिए, और दूसरी जो ड्रग्स हैं वो डिस्प्लेस कर देती है अनबाउंड ड्रग को फ्रॉम टिश्यू साइड, ठीक है। वही जो अभी हमने पढ़ा कि जब नई कोई सी ड्रग आई उसने पुरानी जो बाउंड ड्रग थी टिश्यू पे उसके साथ डिस्प्लेस कर दिया, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग में इंक्रीज, इसी कारण से जो फ्री ड्रग था उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया प्लाज्मा में। फिर टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग क्या होता है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू में जो होता है वो डिपेंड करता है उसके लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, टिश्यू परफ्यूजन पे, टिश्यू एफिनिटी, पीएच डिफरेंस और बाइंडिंग प्रोटीन इन टिश्यूज पे डिपेंड करता है। सम ड्रग्स अक्यूमुलेट प्रिफरेंशियली इन स्पेसिफिक टिश्यूज, कुछ ड्रग्स जो हैं कुछ टिश्यूज स्पेसिफिक टिश्यूज पर ही अक्यूमुलेट होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, टेट्रासाइक्लिन अक्यूमुलेट्स इन बोन्स एंड टीथ, टेट्रासाइक्लिन जो है यूजुअली बोन्स और टीथ में एक्यूमुलेट होती है, वहीं क्लोरोक्विन जो है लिवर और रेटिना में एक्यूमुलेट होती है, डिगॉक्सिन एक्यूमुलेट होती है हार्ट टिश्यूज में, ठीक है। तो स्पेसिफिक टिश्यूज पर कुछ ड्रग्स एक्यूमुलेट हो जाती है। अब इनका मैकेनिज्म क्या होता है टिश्यू बाइंडिंग इंटरेक्शन का, सो व्हेन टू ड्रग्स compete फॉर द सेम टिश्यू बाइंडिंग साइट, जब दो ड्रग्स एक ही टिश्यू बाइंडिंग साइट पर इंटरेक्शन करने की कोशिश करती है, so this is drug 1 and this is drug 2, they both are trying to bind with this tissue and competing, ठीक है, कंपटीशन चल रहा है। सो वन ड्रग कैन डिस्प्लेस अनदर, इसमें से कोई सी भी एक ही ड्रग जो है वो टिश्यू साइट पर बाइंड हो पाएगी,
ठीक है। सो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगी, जो दूसरी ड्रग है उसको डिस्प्लेस कर देगी और वो जो ड्रग है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा प्लाज्मा में, जिसके कारण रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है। टिश्यू बाइंडिंग इंटरेक्शन जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को भी अल्टर करता है। सो नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू बाइंडिंग इंटरेक्शन। सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका क्या है, डिगॉक्सिन। ठीक है, तो डिगॉक्सिन क्या करता है, हार्ट के साथ बाइंड हो जाता है, हार्ट और मसल टिश्यूज के साथ, और कुछ कुछ ड्रग्स जो हैं वो इस टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर कर देती हैं, इंक्रीजिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड कॉजिंग टॉक्सिसिटी। तो प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, टॉक्सिसिटी होती है। अब क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है टिश्यू बाइंडिंग का। सो टिश्यू बाइंडिंग इंटरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को अल्टर करता है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है, साथ ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देता है, और थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स भी इससे अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ड्रग जो है टिश्यू के साथ बाइंड हो रही है। और ऐसे ड्रग जिसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा अच्छे से मतलब बाइंड हो पाते हैं टिश्यू के साथ, और टिश्यू बाइंडिंग इंटरेक्शन कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं टिश्यू बाइंडिंग इंटरेक्शन के, कि इस कारण से क्या होता है, ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, टॉक्सिसिटी होती है, वहाँ पे टिश्यू में जो स्टोरेज है, टिश्यू स्टोरेज रिड्यूस हो जाती है, और इसके कारण जो है एलिमिनेशन भी अल्टर हो सकता है। अब नेक्स्ट टाइप का इंटरेक्शन है साइटोक्रोम P450 बेस्ड ड्रग इंटरेक्शन। सो इस टाइप के इंटरेक्शन में ये बहुत कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन क्लिनिकल प्रैक्टिस में। साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लिवर में और इंटेस्टाइनल वॉल्स में, जो कि ड्रग को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। सो ये जो एंजाइम्स होते हैं उन्हीं को साइटोक्रोम यानी कि CYP एंजाइम्स कहा जाता है। अब ये जो मेजर CYP आइसो एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में ड्रग मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो ये सारे हैं। पहला है CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2, CYP2C19। ठीक है, तो ये सारे साइटोक्रोम P450 बेस्ड एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सो क्या रोल होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स का। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन ड्रग का जब ही होगा जब वो ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी। तो वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए कौन हेल्प करते हैं, ये सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में, ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो पाए। डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट ड्रग्स में इनहिबिट CYP एंजाइम्स, जो ड्रग्स है वो इन CYP एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और इंड्यूस करते हैं CYP एंजाइम्स को, या तो इनहिबिट करेंगे या इंड्यूस करेंगे या फिर कॉम्पीट करेंगे मेटाबॉलिज्म करने के लिए। एज अ रिजल्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर उन्होंने इनहिबिट करा तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, और अगर इंड्यूस करा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन जब होता है जब जो एक ड्रग है वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है CYP एंजाइम्स की वो कम कर दे, तो क्या होगा, एंजाइम इनहिबिशन हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा ड्रग का, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का बढ़ जाएगा, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी और टॉक्सिसिटी रिस्क भी बढ़ जाएगी। इसीलिए एंजाइम इनहिबिशन जो है बहुत रैपिडली होता है। एग्जाम्पल्स क्या है CYP इनहिबिशन के, एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स इंक्लूड कीटोकोनाजोल। ठीक है, सबसे पहला एंजाइम है कीटोकोनाजोल, जो कि क्या एग्जाम्पल है, एंजाइम इनहिबिटर होते हैं ये। ठीक है, एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं ये वाले ड्रग्स। नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन, नेक्स्ट इज सिमिटिडिन। ठीक है, ये सारे जो ड्रग्स है वो एंजाइम को क्या करते हैं, एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं।
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। ये ड्रग्स इनहिबिट करते हैं CYP एंजाइम्स को और प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ड्रग का इंक्रीज कर देते हैं। अब एंजाइम इंडक्शन क्या होता है? एंजाइम इंडक्शन होता है जब ड्रग जो है ड्रग इंक्रीजेज द सिंथेसिस एंड एक्टिविटी ऑफ CYP एंजाइम। तो CYP की सिंथेसिस बढ़ जाती है और एक्टिविटी बढ़ जाती है कुछ ड्रग्स की वजह से। तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ड्रग्स जो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, सिंथेसिस बढ़ा रहे हैं एंजाइम का, तो उनको कहा जाता है एंजाइम इंडक्शन करना। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का डिक्रीज हो जाता है और थेराप्यूटिक इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, एंजाइम इंडक्शन जो है डेवलप स्लोली, बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है, क्योंकि जो एंजाइम सिंथेसिस है, एंजाइम को सिंथेसाइज होने में टाइम लगता है। एग्जाम्पल्स क्या है CYP इंडक्शन के? तो एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम इंड्यूसर्स, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जो एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं? वो है रिफैम्पिसिन, फिनोबार्बिटल एंड द लास्ट इज कार्बमेजिपिन। ठीक है, नेक्स्ट, दीज ड्रग्स एक्सेलरेट मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग। बहुत सारी ड्रग्स के जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं साइटोक्रोम P450 इंटरेक्शंस के? कि अगर हमने रिफैम्पिसिन एडमिनिस्टर करा, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड विथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ हमने रिफैम्पिसिन को एडमिनिस्टर करा, तो रिफैम्पिसिन क्या करता है, CYP एंजाइम्स को इंड्यूस करता है और एंजाइम्स और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, किसकी? कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स की। ठीक है, जिसके कारण जो है कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और वहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी की। ठीक है, अनदर इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है कि अगर हमने एडमिनिस्टर किया कीटोकोनाजोल को विथ ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4 एंजाइम, तो उस कारण से क्या होगा, सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे साइटोक्रोम P450 इंटरेक्शन के। अब क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस होता है साइटोक्रोम बेस्ड ड्रग इंटरेक्शन का? ये जो साइटोक्रोम P450 इंटरेक्शन है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ड्रग टॉक्सिसिटी करता है, थेराप्यूटिक फेलियर करता है, हाफ लाइफ को अल्टर करता है और एडवर्स रिएक्शन करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मॉनिटर करना ड्रग्स को जिनका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन, लिवर डिजीज, एज, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशंस, डाइट, डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। सारे फैक्टर्स ही इस इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब लास्ट क्या है, लास्ट टाइप का इंटरेक्शन है ड्रग इंटरेक्शन लिंक्ड टू ट्रांसपोर्टर्स। अब ड्रग ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, तो ये कुछ ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि ड्रग को ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन से क्रॉस होने में मदद करते हैं। ये जो ट्रांसपोर्टर्स है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में। ट्रांसपोर्टर मीडिएटेड ड्रग इंटरेक्शन होता है जब एक ड्रग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जो एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करता है। और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम क्या होता है, मूवमेंट करवाना, ठीक है, ड्रग का। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम होती है वो तब होती है जब ड्रग जो है ये ट्रांसपोर्टर को ही अफेक्ट कर दे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टर कौन कौन से हैं? एक होता है इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, एक होता है अपटेक ट्रांसपोर्टर। तो जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है वो क्या करते हैं, पंप करते हैं ड्रग को आउट ऑफ द सेल। इफ्लक्स मतलब बाहर जाना, तो ड्रग जो है सेल के बाहर जाती है। ये इंपॉर्टेंट इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है पी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, दूसरा है
अब ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल सेल, लिवर, किडनी, ब्रेन, प्लेसेंटा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये ड्रग अब्जॉर्प्शन को लिमिट करता है और ड्रग एलिमिनेशन को प्रमोट करता है। अब अपटेक ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं? तो जो अपटेक ट्रांसपोर्टर है वो ड्रग को सेल के अंदर एंटर होने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर्स, ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर्स, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट, क्या मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्टर्स का? ट्रांसपोर्टर मीडिएटेड ड्रग इंटरेक्शन का। तो जब दो ड्रग्स when two drugs use the same transporter, दो ड्रग्स जब एक ही टाइप का ट्रांसपोर्टर यूज करती है तो जो एक ड्रग है वो ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को कम कर देगी, इनिबिट कर देगी, और ड्रग अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगी या तो डिक्रीज कर देगी। एलिमिनेशन भी चेंज होगा ड्रग का, और ड्रग अक्यूमुलेशन भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है जब दो ड्रग्स को सेम ट्रांसपोर्टर से के थ्रू पास करवाया जाता है। सो पी ग्लाइकोप्रोटीन इंटरेक्शन में क्या होता है? पी ग्लाइकोप्रोटीन पंप करता है ड्रग को बैक इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पंप करता है ड्रग को, और इसके कारण क्या होता है? ड्रग एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। पी ग्लाइकोप्रोटीन इज इनिबिटेड, अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिट हो जाए तो ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी। और जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या इंड्यूस करता है? ड्रग अब्जॉर्प्शन कम कर देता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट भी कम कर देता है। एग्जाम्पल्स क्या है ट्रांसपोर्टर बेस्ड इंटरेक्शन के? तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन इज ट्रांसपोर्टेड बाय पी ग्लाइकोप्रोटीन। अब जब हमने इसको एडमिनिस्टर करा वेरापेमिल के साथ, तो जो पी ग्लाइकोप्रोटीन अगर इनिबिट हो गया तो इनिबिट हो जाएगा, जिसके कारण जो है इंक्रीज्ड डिगॉक्सिन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है ट्रांसपोर्टर इंटरेक्शन का? सो ये जो ट्रांसपोर्टर मीडिएटेड इंटरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस करता है ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन को, ड्रग बायो अवेलेबिलिटी को, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन को, रीनल एक्सक्रीशन एंड ड्रग टॉक्सिसिटी को। सो ये जो इंटरेक्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए ये इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा।